आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 7 का जो सामाजिक विज्ञान है, नया वाला जो किताब है उसका जो सेकेंड अध्याय है, अध्याय 2 मौसम को समझना। इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो इस चैप्टर को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से आप उसको अच्छा से पढ़ लीजिए। अब इस पे आधारित हम लोग महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर्स आपका अच्छा से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी समय और स्थान विशेष पर वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं। तो अगर किसी स्थान पर अगर हम बात करेंगे, किसी समय में बात करेंगे, तो वहां पे वायुमंडल का जो दशा होता है, वायुमंडल का जो स्थिति होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है जलवायु, मौसम, ऋतु, पर्यावरण। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, किसी जगह पर किसी समय में जो वायुमंडल का स्थिति होता है, जैसे धूप हो गया, ठीक है, कभी छाव हो गया, कभी बादल आ रहा है, कभी हवा बह रहा है, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वायुमंडल की कौन सी परत है। पृथ्वी के नजदीक अगर हम बात करेंगे तो सबसे नजदीक कौन सा आपका वायुमंडल है। तो वायुमंडल का बता दिए हैं आपको, 4-5 परत होता है। सबसे निचली परत का नाम आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, ताप मंडल। तो सबसे निचला जो परत होता है वो होता है क्षोभ मंडल। इसी में सारा मौसम मौसम गर्मी उर्मी सब इसी में होता है। अगला क्वेश्चन है, लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में घटित होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है जितना भी मौसम होता है, बारिश हो, हवा बह रहा हो, ये सारा जो मौसम से रिलेटेड जितना भी घटना होता है वो किस मंडल में होता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो वो क्या होता है, क्षोभ मंडल। तो जो निचला परत होता है, ठीक है, वायुमंडल का, उसमें ये सारा मौसम वाला क्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक विस्तृत है। क्षोभ मंडल का मोटाई आपको बताना है। 2 से 5 किलोमीटर, 6 से 18 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर, 50 से 60 किलोमीटर। तो देखिए 6 से, एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखिएगा, क्षोभ मंडल जो है उसका मोटाई कितना है, 6 से 18 किलोमीटर है। ये 6 से 18 क्यों है, क्योंकि क्षोभ मंडल का मोटाई है हर एक जगह बराबर नहीं है। अगर ध्रुवों पर बात करेंगे तो पतला है, और भूमध्य रेखा बीच में बात करेंगे तो वहां पे मोटा है। ठीक है, इसलिए 6 से 18 किलोमीटर इसका औसत क्या है, मोटाई है। अगला है, क्षोभ मंडल कहाँ अधिक पतला होता है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवों पर, समुद्र के ऊपर। तो आपको बता चुके हैं, याद रखिएगा, पढ़ चुके हैं हम लोग एनसीईआरटी में। क्षोभ मंडल जो है ध्रुवों पर पतला होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौसम का तत्व नहीं है। मतलब मौसम का अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कौन सा इसमें तत्व नहीं है। ऑप्शन है तापमान, वर्षण, आर्द्रता और अक्षांश। तो देखिए मौसम से संबंधित तापमान भी है, वर्षण भी है, आर्द्रता भी है, लेकिन अक्षांश जो है आपका नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो हवा में जो वायु होता है आपका, उसमें जो जल वाष्प होता है, मतलब जो भाप होता है, पानी का भाप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तापमान, आर्द्रता, वर्षण, वायुदाब। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब याद रखिए नमी, हवा में कितना नमी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु के संचलन को क्या कहते हैं। जब वायु बहता है तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है पवन, आर्द्रता, वर्षण, तापमान। तो आपको पहले पढ़ा चुके हैं, हवा जब बहता है, वायु जब चलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा, हिम, सहिम वृष्टि और ओले किस रूप है, किसके रूप है। ठीक है, तो ये वर्षा, हिम और सहिम वृष्टि का बात करेंगे और ओला का बात करेंगे तो किसका रूप है। ऑप्शन है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, आर्द्रता। तो ये जो है सभी किसका रूप है, वर्षण का रूप है। तो वर्षा हो या हिम हो, वर्षा में पानी बरसता है, हिम में बर्फ गिरता है ना, सही वृष्टि में पतला पतला बर्फ का छोटा छोटा टुकड़ा गिरता है। टुकड़ा नहीं मतलब जैसे आप देखिएगा बर्फीला इलाका में, ठीक है। ओला मतलब बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा। तो क्या हो जाएगा आपका, वर्षण। अगला क्वेश्चन है, जमी हुई या आंशिक रूप से जमी हुई वर्षा को क्या कहते हैं। जब वर्षा थोड़ा सा जम जाता है,
ठीक है, या थोड़ा सा जमा होता है, तो इस वर्षा के रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? जलवाष्प, संहिमवृष्टि, ओस या कोहरा। तो इस वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? संहिमवृष्टि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मौसम और उसके विकास के व्यवस्थित अध्ययन को क्या कहा जाता है? मौसम के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये मौसम के बारे में जो अध्ययन करता है उन लोगों को क्या बोलते हैं? भू विज्ञान, मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान या खगोल विज्ञान। तो देखिए, मौसम से संबंधित जो पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं, जो विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मौसम विज्ञान। अगला है, चींटी द्वारा अपने अंडों को ऊंचे स्थानों पर ले जाना किसका संकेत हो सकता है? तो देखिएगा किस मौसम में आप देखिएगा चींटी जो है अपने अंडे को ऊंचा स्थान पर ले जाता है, ताकि चींटी का जो अंडा है वो डूबे नहीं। तो कब नहीं डूबेगा बताइए? सूखा होगा तब, भारी वर्षा होगा तब, शीतलहर होगा तब, कि खूब गर्मी होगा तब, मतलब खूब ताप होगा तब। तो देखिए, भारी वर्षा में खूब जब बारिश होने लगता है तो चींटी का जो भी, ठीक है, बिल होता है उसमें पानी घुस जाता है, इसीलिए वो अपने अंडे को ऊंचा जगह पर ले जाती है ताकि उनका अंडा जो है वह खराब नहीं हो, वो अंडा डैमेज नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, चीर के शंकु आर्द्र परिस्थितियों में क्या करते हैं? चीर के जो शंकु होते हैं, चीर जो पौधा होता है आपका, उसका जो शंकु होता है, ठीक है, वो आर्द्र परिस्थितियों में जहां पर नमी हो जाता है उसमें वो क्या करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है, खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सूख जाते हैं। आर्द्र मतलब आसपास अगर नमी है तो उसमें क्या करते हैं? चीर के जो शंकु होते हैं वो क्या करते हैं? तो बंद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको नमी ज्यादा है तो बंद हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, चीर के शंकु शुष्क परिस्थितियों में क्यों खुलते हैं? देखिए, आर्द्र होगा, याद रखिएगा, आर्द्र होगा तो इसका शंकु जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आपका बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शुष्क होगा तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो सीधा एक ही क्वेश्चन से दोनों याद रखिएगा। जल संग्रह करने के लिए, बीजों को बाहर फैलाने के लिए, वर्षा रोकने के लिए या तापमान घटाने के लिए। तो चीर के जो शंकु होते हैं, सूखा जब पड़ता है, सूखा स्थिति में मतलब शुष्क स्थिति में क्या करते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, बीजों को बाहर फैलाने के लिए वो क्या करते हैं? वो खुल जाते हैं। उनका जो शंकु होता है क्या हो जाता है? खुल जाता है। किसके लिए खुलता है? बीजों को बाहर फैलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वर्षा मापी, ताप मापी, वायु दाब मापी या पवनदर्शी। तो तापमान मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ताप मापी का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापमान कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है? 15 डिग्री को आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो देखिए, सूत्र होता है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 गुने सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्सियस रख दीजिए, आपका आ जाएगा सेल्सियस कितना है? 15 प्लस 32। 5 से काट दीजिए 3, 9 3 27, आप प्लस 32, 27 और 32 कितना होगा आपका? 59। तो 15 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट आएगा आपका? 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल तापमापी को अधिक पसंद करने का मुख्य कारण क्या है? तो आजकल देखिएगा ज्यादातर हम लोग अब शीशा वाला तापमापी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग डिजिटल तापमापी का इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण क्या है? वह अधिक भारी होता है इसलिए, वह अधिक सटीक होता है और अधिक आंकड़े दर्ज करता है इसलिए, उसमें द्रव भरा होता है इसलिए, वो केवल न्यूनतम तापमान को बताता है इसलिए। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो डिजिटल तापमापी है वो बेस्ट होता है। एक तो इसका फायदा है, जो इसमें जो मरकरी होता है वो मरकरी नहीं होता है, जो नुकसान नहीं करेगा आपको। दूसरा, इसको मापना क्या होता है? आसान होता है। और शीशा वाला में आप देखिएगा तो बहुत आग गरा के देखना पड़ेगा, सब कोई को दिखता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप सीमा ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ताप सीमा का मतलब क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। अधिकतम तापमान प्लस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान माइनस न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान माइनस अधिकतम तापमान, अधिकतम तापमान गुने न्यूनतम तापमान। तो याद रखिएगा, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का जो अंतर होता है इसी को हम लोग ताप सीमा बोलते हैं। जैसे न्यूनतम तापमान मान लीजिए 18 डिग्री है और अधिकतम तापमान अंदर 30 डिग्री है, तो इसका जो अंतर आया 12 डिग्री जो अंतर आया इसी को बोलेंगे ताप सीमा।
अगला क्वेश्चन है औसत दैनिक तापमान कैसे ज्ञात किया जाता है। औसत जो तापमान होता है डेली का, जैसे पेपर में आता है ना, औसत तापमान इतना होगा, अधिकतम इतना होगा, न्यूनतम इतना होगा और औसत तापमान इतना होगा। तो औसत दैनिक तापमान कैसे ज्ञात किया जाता है। अधिकतम तापमान में से न्यूनतम तापमान घटाकर अधिकतम और न्यूनतम तापमान के योग को 2 से भागा देकर केवल अधिकतम तापमान से या केवल न्यूनतम तापमान से। तो देखिए औसत दैनिक तापमान कैसे निकालते हैं हम लोग, न्यूनतम तापमान, ठीक है, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, यही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूनतम न्यूनतम तापमान में क्या जोड़ देना है आपको, अधिकतम तापमान जोड़ देना है, अधिकतम तापमान को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, औसत दैनिक तापमान। जैसे मान लीजिए न्यूनतम तापमान है 18 डिग्री, अधिकतम तापमान है मान लीजिए 32 डिग्री। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 से भागा कर दीजिए, तो 32 18 कितना हो गया 50 बटा 2 कितना होगा 25, तो औसत तापमान कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो देखिए भारत मौसम विज्ञान की स्थापना किस वर्ष हुई, 1757 में, 1857 में, 1875 में कि 1947 में। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1875 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत मौसम विज्ञान विभाग का आदर्श वाक्य क्या है। भारत मौसम विज्ञान का जो विभाग है उसका आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है बताना है। सत्यम जयते या आदित्य जजियाते वृष्टि, वसुधैव कुटुंब या तमसो माँ ज्योति गर्म। बोलिए, तो इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में सारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये बात एनसीईआरटी में पूरा क्लियर लिखा है, आदित्य, ठीक है, आदित्य जजाते वृष्टि। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है, आदित्य जाते वृष्टि। अब इसका मतलब क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, तो आदित्य जयाते वृष्टि का अर्थ क्या है, जल से सूरज उत्पन्न होता है, सूरज से वर्षा होती है, वायु से वर्षा होती है या पृथ्वी से सूरज उत्पन्न होता है, बताना है इसका मतलब क्या है। तो याद रखिएगा इसका मतलब है सूरज से वर्षा होती है, क्योंकि सूरज अगर नहीं होगा तो पानी भाप नहीं बनेगा, और पानी जब भाप नहीं बनेगा तो फिर बारिश नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है वर्षा की मात्रा मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। वर्षा किससे मापते हैं, उस डिवाइस को, उस यंत्र को, उस उपकरण को क्या बोलते हैं, ताप मापी, वर्षा मापी, पवन मापी या आर्द्रता मापी। तो वर्षा जो हम लोग मापते हैं उसको वर्षा मापी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्षा मापी को कहाँ रखा जाना चाहिए, पेड़ के नीचे, भवन के अंदर, खुले और समतल स्थान पर या छत के नीचे। तो उसको रखना है, सीधा रखना है और खुला स्थान पे रखना है। तो खुले और समतल स्थान पे रखना है, सीधा स्थान पे रखना है, टेटर में नहीं रखना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौसम के प्रमुख तत्वों में कौन सा समूह सही है। मौसम का जो प्रमुख तत्व है जिसमें मौसम को हम मापते हैं, मौसम के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, वर्षण, पवन, वायुमंडलीय दबाव, अक्षांश, देशांतर, जनसंख्या, मिट्टी, वनस्पति और खनिज, नदी, पर्वत और पठार। तो देखिए मौसम का तत्व क्या है, तापमान है, आर्द्रता है, वर्षण है, पवन है और वायुमंडलीय दाब है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौसम के तत्वों से एकत्र किए गए आंकड़े किस कार्य में सहायक होते हैं। तो मौसम का अगर आंकड़ा को जमा किया जाता है, ठीक है, ये तापमान कितना है, कब बारिश हुआ, कब सूखा आया, उससे क्या फायदा होता है, केवल मानचित्र बनाने में, मौसम की निगरानी और भविष्यवाणी में, जनसंख्या गिनने में, इतिहास लिखने में। तो देखिए मौसम के बारे में अगर आप जानकारी इकट्ठा करते हैं तो इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कब मौसम कैसा रहेगा और आप आसानी से मौसम का भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वचालित मौसम केंद्र का प्रमुख लाभ क्या है। स्वचालित मतलब ऐसा मौसम केंद्र है जो अपने आप चल रहा है, वहां पे आदमी की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक चल रहा है कंप्यूटर से। केवल वर्षा मापना, मानवीय हस्तक्षेप के बिना सटीक और समयबद्ध मौसम जानकारी देना, केवल तापमान बढ़ाना, केवल समुद्री क्षेत्रों में कार्य करना। केबल वाला आंसर याद रखिएगा नहीं होता है, ठीक है, जिसमें केबल लग जाए समझ जाइए वो आंसर नहीं है। देखिए स्वचालित मौसम केंद्र का प्रमुख लाभ
जो सबसे मेन लाभ है, जो बिना आदमी के, बिना मानवीय हस्तक्षेप के, बिना आदमी के वह सटीक और समय पर मौसम से संबंधित जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में हिम झील पर स्वचालित मौसम केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो याद होगा एनसीईआरटी में हम आपको पढ़ाए थे 2023 में हिम झील जो है आपका, उस पे ऑटोमेटिक मौसम केंद्र बनाया गया था, स्वचालित मौसम केंद्र बनाया गया था, जहां पे आदमी की जरूरत नहीं है, ये मशीन अपने आप मौसम का रिपोर्ट देगा। तो किस राज्य में था हिम झील जो है, किस राज्य में है जहां पर स्वचालित मौसम केंद्र बनाया गया था? बिहार, राजस्थान, सिक्किम या गुजरात? तो वो आपका राज्य कौन है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम की हिम झील पर स्वचालित मौसम केंद्र लगभग कितनी ऊंचाई से अधिक पर स्थापित किया गया था? अब यहाँ पे ऊंचाई भी बहुत मायने रखता है। यह जो स्वचालित मौसम केंद्र बनाया गया था सिक्किम के हिम झील पर, वो कितना ऊंचा पर लगाया गया था? ठीक है, कितना ऊंचाई पर लगाया गया था आपको बताना है। 1800 मीटर, 2800 मीटर, 3800 मीटर की 4800 मीटर? तो याद रखिएगा, यह जो झील है कितना ऊंचा है? 4800 मीटर ऊंचाई पर इसको लगाया गया था, स्वचालित मौसम केंद्र को। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, मौसम पूर्वानुमान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल वर्तमान तापमान बताना, भविष्य की संभावित मौसम स्थितियों की पहले से जानकारी देना, ऋतुओं को बदलना और वर्षा रोकना। तो मौसम का जो पूर्वानुमान है, मतलब मौसम का अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसे क्या फायदा है, उसका उद्देश्य क्या आपको बताना है, और इसका उत्तर आपको खुद देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना नाम भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 जो था आपका सामाजिक विज्ञान का क्लास 7 का, उसका 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कर लिए जो पूरे चैप्टर से थे, और इन क्वेश्चन को अगर आप कर लीजिएगा तो कोई पॉइंट्स आपका नहीं छूटेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं किए, चैनल का ऐप आ चुका है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपका सारा मटेरियल आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, एसएसटी हो मतलब सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो या मैथ्स हो, सारा सब्जेक्ट वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।